हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सबसे लोकप्रिय किताब जिसका नाम क्या है, करंट अफेयर पॉइंटर वार्षिक संकलन आपके सामने आपके मार्केट में आप उपलब्ध हो चुकी है। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो मार्केट के माध्यम से या फिर आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब का वार्षिक जो संकलन है, इसके वीडियो फॉर्मेट जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारे आपके इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे, जिसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक को अलग अलग यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विधिक, खेल, उत्तर प्रदेश, संक्षिप्त सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा जो सेशन है, जो वीडियो लेक्चर श्रृंखला है, इसमें हमने इस पूरे श्रृंखला को पीपीटी के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, ताकि आपको वो सारी चीज़ें आसानी से दिख सकें। क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यही जो किताब है, इसी का एनालिसिस पीपीटी के यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ होता है, इसमें आपको सारी चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखेंगी, तो इसकी वजह से आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से हमने इस पूरे लेक्चर श्रृंखला को आपके पीपीटी के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और हमारा जो आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हम सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य घटनाक्रम की तरफ। सबसे पहला हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है, वो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जापान यात्रा। कौन सी? प्रधानमंत्री की जापान यात्रा। ये सबसे पहला पॉइंट है आज के हमारे इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया है? फूमियो किशिदा कौन है? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के आमंत्रण पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने टोक्यो जापान का दौरा किया है। सारे लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। ये सारे वन लाइनर सेशन में जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर देन 500 क्वेश्चन। 500 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो टोक्यो जापान का दौरा किया है प्रधानमंत्री जी ने, और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो 4 देशों के प्रमुखों की शिखर सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं? क्वाड शिखर सम्मेलन कहते हैं। और आपको पता है क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसी क्वाड के द्वारा होता है मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास इसी के द्वारा भी आयोजित किया जाता है। क्वाड सम्मेलन में भी बैठक लिया है, उन्होंने हिस्सा लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था क्वाड सम्मेलन का? तो इसका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में। इसी टोक्यो जापान में 2021 में ओलंपिक और पैरालंपिक का भी आयोजन किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इस बैठक में कौन कौन शामिल था? तो चारों जो देश थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान के जो हेड हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कहाँ के? जापान से, राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन अमेरिका से, और ब्रिटेन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। 4 लोगों ने हिस्सा लिया था इस क्वाड सम्मेलन में, जिसका आयोजन जापान में टोक्यो में किया गया था। और 4 देशों के प्रमुखों की ये कौन सी व्यक्तिगत बैठक थी? तो ये दूसरी बैठक थी, याद रखिएगा। दूसरी बार इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया था। क्वाड की अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं? तो 4 बैठकें आयोजित की गई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से केवल 2 आयोजित हुई हैं, और जो अन्य 2 थी वो दोनों आभासी बैठकें थी। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। पहला जो हुआ था 2021 में, इसके पहले जो है आभासी बैठक थी मार्च में। उसके बाद सितंबर 2021 में व्यक्तिगत बैठक हुई थी। मार्च 2021-22 में ये आभासी यानी वर्चुअल बैठक थी, और मई 2022 में जो अभी हुआ है जापान टोक्यो में व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किया गया है, दूसरा। ठीक है, अगला हमारा है हरित शिपिंग, हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु आपदा शहरी अवसंरचना की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने हेतु किस पैकेज की घोषणा की गई है? तो क्वाड सम्मेलन था, तो क्वाड जलवायु परिवर्तन, किसकी? क्वाड जलवायु परिवर्तन की घोषणा की गई है टोक्यो में, आपको याद रखिएगा। अगला हमारा है अनुकूलन तथा शमन पैकेज। अनुकूलन तथा शमन पैकेज ये क्या है? तो क्यू चैम्प। कौन सा? क्वाड क्लाइमेट
चेंज एडॉप्टेशन एंड यहाँ पर मिटिगेशन पैकेज जो है जिसका नाम है क्या, क्यू चैम्प। और किस क्षेत्र में आपदाओं के खिलाफ समय पर जवाबी प्रतिक्रिया को सक्षम करने हेतु HADR पर एक क्वाड पार्टनरशिप की घोषणा भी की गई है। तो किसके लिए, भारत पैसिफिक के लिए, यानी इंडो पैसिफिक के लिए इस पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। और HADR का पूर्ण रूप क्या है, तो मानवीय सहायता और आपदा राहत, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं और अवैध मछली पकड़ने से निपटने से जुड़ी क्षमता को बढ़ाने हेतु कौन सी पहल की शुरुआत की गई है, तो भारत प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता, इस पहल की भी घोषणा की गई है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो शामिल 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के देश हैं सारे, और इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, इन चारों देशों का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है, तो IPEF की स्थापना की गई है। आखिर ये IPEF है क्या, तो इसका मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, IPEF। ये जो है इसकी भी उद्देश्य के लिए इसकी भी स्थापना किया गया है। और IPEF में कितने देश शामिल हैं, तो क्वाड सहित 13 देश इसमें शामिल हैं। क्वाड सहित 13 देश इसमें शामिल हैं इस आपके IPEF में, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में। अगला हमारा है स्टेम के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसमें क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम। जितने भी पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे उसी क्वाड जो आपकी शिखर सम्मेलन हुआ था टोक्यो जापान में, उसी का रिजल्ट है ये सारे आपके समझौते। इसमें आपके क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई है। और स्टेम का मतलब क्या होता है, तो स्टेम का मतलब होता है सबसे पहले साइंस। कौन सा, साइंस। सबसे पहला है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन 4 क्षेत्रों का पूर्ण रूप है, इसको हम कहते हैं स्टेम। और इस क्षेत्र में सहयोग के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम को। और ये जो छात्रवृत्ति है अमेरिकी विश्वविद्यालयों में क्वाड देशों के विद्यार्थियों के लिए किस कोर्स के लिए उपलब्ध होगी, तो स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट करने वाले छात्रों के लिए ये छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यह छात्रवृत्ति जो है प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा, तो प्रति वर्ष प्रत्येक देश से, टोटल कितने देश हैं, 4 देश हैं, और सभी देशों से 25-25 विद्यार्थियों को, यानी टोटल 100 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और अगले सम्मेलन का आयोजन कब होगा, 2023 में। कहां पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा इसके अगले संस्करण का आयोजन। इस सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका के मध्य में द्विपक्षीय वार्ता, दोनों पक्षों ने ICTET पर पहल की शुरुआत की है। और ICET का पूर्ण रूप है क्या, तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल, इसका जो है पूर्ण रूप है ICET का। नेक्स्ट हमारा है दोनों देशों ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने हेतु किस कार्यक्रम की अवधि को बढ़ा दिया है, तो उसका नाम है वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को। इसकी अवधि को जो है विस्तारित कर दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है, तो 2027 तक इस एक्शन प्रोग्राम को, वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को विस्तारित किया गया है। और दोनों सरकारों ने निवेश से संबंधित किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो किसकी बात की जा रही है, तो जापान और इंडिया के, ठीक है। तो निवेश प्रोत्साहन समझौते पर, यानी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। और यह समझौता इसी तरह से हस्ताक्षरित किसका स्थान लेता है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट है इसके पहले कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये 1997 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसी का स्थान लेता है, नया जो आपका समझौता किया गया है। अगली हमारी है प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा। इसके पहले हमने डिस्कस किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जापान यात्रा के बारे में, ठीक है। जापान यात्रा से संबंधित सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगली हमारी जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के बारे में है। बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से देश की यात्रा की है, तो वहां पर नेपाल की यात्रा की है। कौन सी जयंती पर यात्रा की थी, तो बुद्ध जयंती के अवसर पर।
और इस बार भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती का आयोजन किया गया है। 2566वीं जयंती का आयोजन किया गया है किसकी? भगवान बुद्ध की। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के किस प्रांत की यात्रा की है? तो लुम्बिनी की यात्रा की है। कहां की? लुम्बिनी की यात्रा की है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की कौन सी यात्रा, यानी नेपाल की कितनी बार यात्रा कर चुके हैं? 5 बार। लेकिन ये लुम्बिनी की पहली यात्रा थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जयंती के अवसर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने यात्रा किया नेपाल की। और ये महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती है? तो आपको पता है, जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 में। इस प्रकार से आप स्वयं से कैलकुलेट करके भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो लुम्बिनी की पहली यात्रा थी और नेपाल की 5वीं यात्रा थी। इसमें बुद्ध जयंती का जो कार्यक्रम है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा दोनों प्रधानमंत्रियों ने किस केंद्र का शिलान्यास किया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो कहां पर स्थित है? तो लुम्बिनी में स्थित है। इस केंद्र का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा, जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और यह जो केंद्र है इसका शिलान्यास किन 3 बौद्ध परंपराओं के भिक्षुओं के द्वारा किया गया है? तो थेरवाद, महायान और वज्रयान के द्वारा जो है, वज्रयान के भिक्षुओं के द्वारा जो है इसका शिलान्यास एक प्रकार से इनका किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री की लुम्बिनी नेपाल यात्रा के दौरान और कौन कौन से विषयों पर समझौते या फिर हस्ताक्षर किए गए हैं? कई सारे समझौते हुए हैं जिनको हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो समझौते कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला है बौद्ध अध्ययन हेतु डॉक्टर अंबेडकर पीठ की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के मध्य ये समझौता किया गया है। दूसरा है ICCR और CNAS त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मध्य में भारतीय अध्ययन की ICCR चेयर की स्थापना पर यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया गया है। ICCR और काठमांडू विश्वविद्यालय के मध्य में भारतीय अध्ययन की ICCR चेयर की स्थापना पर समझौता हुआ है। KU यानी काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास के बीच में यहाँ पर समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। उसके अलावा काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल और IIT मद्रास के मध्य में यहाँ पर एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। किसके लिए? तो मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए। ठीक है। मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए और अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन हेतु सतलज जल विद्युत निगम, कौन सा? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मध्य में ये समझौता किया गया है। ये समझौते किन के बीच में हुए हैं? यहाँ पर ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे और उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और समझौते हुए थे। ये पॉइंट तो आपको याद भी है। नेक्स्ट हमारा है 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की 3 दिवसीय यात्रा की है? अगली यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा की। और ये 3 दिवसीय यात्रा कहाँ की थी? यूरोप की। इस यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोप के कई सारे देशों की यात्राएं की हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी की, डेनमार्क की और फ्रांस की यात्रा की है। और साथ ही साथ बर्लिन में जर्मनी में किस परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था? इसमें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। जर्मनी के इस समय जो चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में किस साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हरित एवं सतत विकास साझेदारी के लिए। किसके लिए? हरित एवं सतत विकास साझेदारी के लिए समझौता किया गया है। किसके बीच में? भारत और जर्मनी के बीच में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे और जर्मनी की तरफ से वहां की चांसलर कौन से? यहाँ पर ओलाफ सोल्ज जो है यहाँ पर शामिल हुए थे। ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में बने हैं तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने इसकी जो है अध्यक्षता ग्रहण की है? G7 की बात की जा रही है।
G7 की अध्यक्षता ग्रहण किया है किसने? तो जर्मनी ने किया है। आपको पता है जर्मनी की अध्यक्षता इस बार इसके आपके G7 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले अमेरिका ने किया था, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने किया है, ब्रिटेन के बाद अब करेगा कौन? तो जर्मनी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पर प्रस्तावित है? तो ये है स्लासलमाउ बावेरियन आल्प्स जर्मनी में जो है इसका जो है सम्मेलन प्रस्तावित है 2022 का। और इसमें 3 से 4 मई 2022 के बीच में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहां की यात्रा की है? तो डेनमार्क की। अगली यात्रा यूरोप में उनकी जो थी वो डेनमार्क की यात्रा थी। और डेनमार्क की इस यात्रा के दौरान किस पहल को लॉन्च किया है? तो इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव, यानी एक प्रकार से देख रहे हैं आप यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा और हरित क्षेत्रों में सारे समझौते ज्यादातर किए गए हैं यहाँ पर डेनमार्क के साथ में। और 4 मई 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने कौन से शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया है? तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। कौन सा? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का मतलब है इसमें जो आपके यूरोप के ऊपरी राज्य आप देखेंगे, ऊपरी जो देश है, स्वीडन है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, ये सारे देश इसमें शामिल होते हैं। और भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण है? तो ये इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। और भारत और नॉर्डिक का जो पहला शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो 2018 में स्टॉकहोम में, स्वीडन में इसका आयोजन किया गया था। स्वीडन में इसका आयोजन किया गया था 2018 में, पहले भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का। पेरिस बुक ऑफ फेस्टिवल 2022, यानी अब हम पहुंच रहे हैं थोड़ा सा फ्रांस की तरफ। और फ्रांस में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश रहा है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का? तो गेस्ट ऑफ ऑनर जो देश रहा है उसका नाम है इंडिया। ठीक है, भारत इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहा है 2022 में। और 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी? यहाँ पर कौन से देश के प्रधानमंत्री जो हैं भारत की यात्रा पर आए थे? तो उनका नाम है मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर थे इस आपके 17 से 24 अप्रैल तक, यानी एक वीक के लिए। और प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन, शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया है। और अभी हाल ही में 21 से 22 अप्रैल को किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है? तो उनका नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, जिन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई थी, याद होगा आप लोगों को। बोरिस जॉनसन ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है। इस प्रकार से ये सारी यात्राएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा, क्वाड सम्मेलन, उसके अलावा यूरोप यात्रा जिसमें किसके साथ? तो जितने नॉर्डिक देश हैं उनके साथ मीटिंग, जर्मनी के साथ समझौते, फ्रांस के साथ मीटिंग, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद मालदीव के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, भारत की नेपाल यात्रा, और यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा कहाँ से शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात से। और 34 वर्षों के अंतराल के बाद 2022 में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने किस देश की यहाँ पर यात्रा की है? 34 साल के बाद किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने कौन से देश की यात्रा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसका नाम है नीदरलैंड। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, जिसकी यात्रा 34 वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने किया है। और भारत और नीदरलैंड के मध्य में जो राजनयिक संबंध है उसकी कौन सी वर्षगांठ है? तो ये 75वीं वर्षगांठ है, 75 वर्षगांठ है। और इसमें भारत और किस देश के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? अभी हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था भारत और जापान के बीच में जो आयोजित किया गया था, जिसमें किस भागीदारी की घोषणा की गई है? तो स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की। स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की घोषणा की गई है भारत और जापान के मध्य इस शिखर सम्मेलन में। और आपको पता है जापान के प्राइम मिनिस्टर भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। ठीक है, फूमियो किशिदा जिनका नाम है वो भारत की यात्रा पर अभी हाल ही में आए थे। ठीक है, तो 2+2 अगला हमारा है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022। ये कौन से देशों के बीच में आयोजित हुआ है?
तो भारत और अमेरिका के बीच में, और आपको पता है भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और रशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों के साथ में भारत 2+2 वार्ता का आयोजन करता है। यानी इसमें इस भारत और यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का ये कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए थे। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने। और आयोजन कहां पर किया गया था? तो वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? किसके साथ मिलकर के? तो आसियान के साथ मिलकर के ये मंजूरी दी गई है। और आसियान है क्या? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आपका आसियान है, जिसके साथ मिलकर के डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई है। अगला हमारा है, सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद में, 30 वर्षों के विवाद के बाद में सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश के साथ अपने संबंधों को बहाल किया है? कौन से देश के साथ में? तो थाईलैंड के साथ में, जहां सफेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी थाईलैंड के साथ में सऊदी अरब ने अपने 30 वर्षों के विवाद को समाप्त करके उनके संबंधों को बहाल किया है। और भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो जारी किया है? तो वो देश है इजराइल। कौन सा? इजराइल वो देश है जिसके साथ ये आपका लोगो जारी किया गया। और जो लोगो है उसमें क्या चीजें हैं? तो अशोक चक्र है और डेविड का सितारा है, स्टार ऑफ डेविड है, ये दोनों पॉइंट उसमें शामिल है। और किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? ये भारत में नहीं रखा गया है, बल्कि किसी दूसरे देश के द्वारा इसका नाम रखा गया है। तो कौन से देश में? तो ये मॉरिशस के द्वारा नाम रखा गया है एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर। अगला हमारा पॉइंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन से देश की राजकीय यात्रा संपन्न की है? अभी हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कौन से देश की यात्रा यहां पर की गई है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश, जहां पर इस समय हेड है शेख हसीना। याद रखिएगा, बांग्लादेश की यात्रा की गई है। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होना। और आपको पता है बांग्लादेश का 50वां यानी 1971 में भारत ने पाकिस्तान से आजाद करवाया था बांग्लादेश को, और 50वां स्थापना दिवस बांग्लादेश मना रहा था 2021 में। पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है बांग्लादेश में। और ये मंदिर है कहां पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ये टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगर किसी मंदिर का उद्घाटन किया गया है विदेश में, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनते हैं, याद रखिएगा। ये मंदिर रमणा काली मंदिर कहां पर है? तो बांग्लादेश के ढाका में। पाकिस्तान सेना के द्वारा इसे कब नष्ट किया गया था? तो इसको पाकिस्तान भारत युद्ध के समय में 1971 के दौरान इसको जो है पाकिस्तानी सेना के द्वारा नष्ट किया गया था। और नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने राजनयिक प्रशिक्षण और सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत के साथ में समझौता किया है? तो उसका नाम है ताजिकिस्तान के साथ में। और किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो उसका नाम है निकारागुआ। कौन सा? निकारागुआ, जिसकी कैपिटल है मानागुआ। नॉर्थ अमेरिका में ये देश है, याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में ये देश है। और इसी के द्वारा ताइवान के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसको पता है अगर ताइवान के साथ संबंध रखेंगे तो चाइना के साथ संबंध ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन से देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है? नगदग पेलगी खोरलो ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो जो है प्रदान किया है? ये किसके द्वारा दिया गया है? तो भूटान के द्वारा दिया गया है। और भारत रूस के मध्य में वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और रूस के मध्य में 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 21वां संस्करण है भारत और रशिया के बीच में शिखर सम्मेलन का, जिसका आयोजन कहां पर कब किया गया है? तो 6 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया है, जिसमें
कौन कौन शामिल था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे जो भारत और रूस के बीच में 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो टोटल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन है 22वां सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2022 जो चल रहा है इसी वर्ष में रशिया में, रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? भारत रूस 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता। इस प्रकार से आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत कितने देशों के साथ अपने 2+2 वार्ता का आयोजन करता है? तो भारत अमेरिका के साथ करता है, जापान के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है और साथ ही साथ रशिया के साथ करता है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा किसके साथ आयोजन किया जाता है, ठीक है। और 2+2 वार्ता का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? तो दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत के साथ संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन सा है? संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन सा है? तो उसका नाम है ब्रिटेन, जो इस समय कंगाली से जूझ रहा था, पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुका था और जिसने ये घोषणा कर दिया था कि किसी भी प्रकार से जो ऋण है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण है, वो उसको चुकाने की या उसको अदा करने की कंडीशन में इस समय नहीं है, ठीक है। और यही श्रीलंका के द्वारा जो है संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश है भारत के साथ। और दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण करने वाला देश कौन सा है दिवाली के अवसर पर? तो उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। और राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने भारत के साथ समझौता किया है? तो गैम्बिया के साथ ये समझौता किया गया है। किसके लिए? तो पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए गैम्बिया के साथ भारत ने समझौता किया है। और भारत के साथ 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड खोलने वाला जो है देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है भूटान। कौन सा? भूटान बना है वो देश। और वह स्थान जहां पर भारत और फ्रांस के मध्य में रणनीतिक वार्ता का 35वां सत्र जो है आयोजित किया गया है। भारत और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित कहां पर हुआ है? तो पेरिस में। और इसी पेरिस में तो आपको याद होगा 2024 का यहाँ पर जो है ओलंपिक आयोजित होने वाला है पेरिस में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, फैशन की नगरी के नाम से जानी जाती है। और वह देश जिसने भारत को अनुमानित $15 मिलियन मूल्य की 248 प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा लौटाया गया है लगभग $15 मिलियन की मूर्तियों को, या एक प्रकार से प्राचीन वस्तुओं को लौटाया गया है। और वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंपा है, कौन कौन सा? तो जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंपा है कौन से देश को? तो नेपाल को सौंपा है, याद रखिएगा, नेपाल को। नेक्स्ट हमारा है जयनगर, ये कहां पर है? तो बिहार में है। कुर्था कहां पर है? नेपाल में है। इन दोनों को जोड़ने के लिए रेलवे लिंक की शुरुआत की गई है। कितने किलोमीटर की है? तो लगभग 34.9 किलोमीटर की है, याद रखिएगा इस रेलवे लिंक की लंबाई। और अगला हमारा पॉइंट है वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र, और मिसिसिपी से आप समझ चुके होंगे कि ये बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की। मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो कहां पर? तो किस देश में तो आयोजित होगा? तो ये अमेरिका के बारे में बात की जा रही है। मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का आयोजन किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। और आपको तो पता है अभी हाल ही में मालदीव के जो है, मालदीव में महात्मा गांधी के नाम से एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ब्रिटेन के द्वारा अभी हमने पढ़ा एक सिक्के को जारी किया गया है 5 पाउंड के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 महामारी के पश्चात भारत की यात्रा पर आने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष कौन थी? कोविड समाप्त होने के बाद भारत की यात्रा पर आने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है मेट्रे फ्रेडरिक्सन। कहाँ की हैं? तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, जहां पर अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा भी की है। किसके साथ में मीटिंग भी किया था? मेट्रे फ्रेडरिक्सन के साथ में, डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ में।
और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के निर्णय के साथ साथ कितने समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 4 समझौते कौन कौन से हैं? तो ये सबसे पहले भूजल संसाधनों और एक्वीफर्स के मानचित्र से संबंधित है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पहुंच है। तीसरा, संभावित अनुप्रयोगों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु हेतु प्राकृतिक प्राशितकों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना है। और चौथा है संयुक्त आशय पत्र यानी ज्वाइंट लेटर ऑफ लेट, यहाँ पर संयुक्त आपका आशय पत्र इंटेंट की बात की गई है। चारों जो है समझौते किए गए हैं भारत और डेनमार्क के बीच में। नेक्स्ट हमारा है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने का आमंत्रण दिया है। आज तो भारत की जो पहुंच है, भारत का जो क्रेज है, भारत की जो पावर है, वो इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि दुनिया से शक्तिशाली देश भारत की यात्रा करना चाहता है। और इस प्रकार से अभी हाल ही में भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। और आज तो भारत जो है किसी एजेंसी में या किसी संगठन में शामिल होता है वो तो अलग बात है, लेकिन आज भारत खुद अपना संगठन बनाने लगा है और उसका नाम है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें 110 देश लगभग शामिल हो चुके हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। IEA ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत इसमें शामिल हुआ है और वर्तमान में IEA के पूर्णकालिक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो लगभग 31 है टोटल इसके सदस्यों की संख्या। और वर्तमान में जो 31वां इसका सदस्य देश बना है, 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है लिथुआनिया। कौन सा बन गया है? लिथुआनिया उस देश का नाम है जो इस समय 31वां सदस्य देश बना है IEA का। नेक्स्ट हमारा है इन दो देशों के बीच में प्रथम 2+2 कौन सा? प्रथम 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया कौन से देशों के बीच में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली मंत्रिय स्तरीय 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है और अभी हाल ही में भारत और रशिया के साथ भी आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। और ये भारत के साथ जो 2+2 वार्ता है, 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता जो आयोजित करने वाले 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? रशिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है डेनमार्क और तमिलनाडु राज्य ने ऊर्जा द्वीप विकसित करने की योजना बनाई है। ऊर्जा द्वीप कहां पर विकसित किया जाएगा? तो ये मन्नार की खाड़ी में विकसित किया जाएगा। किसके बीच में? तो डेनमार्क और तमिलनाडु राज्य के बीच में मन्नार की खाड़ी में इसको विकसित किया जाएगा, जिसका नाम है ऊर्जा द्वीप। और 9 सितंबर 2021 को किन दो देशों के बीच में नवीनीकृत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी को लॉन्च किया गया है? तो किसके बीच में लॉन्च किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में यह आपका स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है भारत और अमेरिका की जो आपका अभी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च किया गया था। इसके तहत सहयोग में 5 स्तंभों पर ध्यान दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत वृद्धि और उभरते ईंधन। इन 5 क्षेत्रों पर 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना है। और भारत और अमेरिका के बीच में 13 सितंबर 2021 को किस संवाद को लॉन्च किया गया है? तो जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। भारत का एक नया वाणिज्यिक दूतावास जो है खोलने पर मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मंजूरी दी गई है कौन से शहर में मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। तो इसमें जो शहर को मंजूरी दी गई है उसका नाम है आडू शहर। कौन सा? आडू शहर को मंजूरी दी गई है, जो कहां पर है? तो ये आडू शहर कहां पर है? मालदीव में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया दूतावास खोलने की ये मंजूरी दी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आडू शहर मालदीव में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगला, इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रकरण। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। अंतरराष्ट्रीय प्रकरण में इससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का अभी हाल ही में
73 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। तो उनका कौन से देश के थे? तो ये हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के। और आपको तो पता है यूएई वही देश है जहां पर भारत अपना आईआईटी स्थापित करने वाला है। भारत का विदेश में पहला आईआईटी कहां पर स्थापित होगा? इसी यूएई में। और यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे लंबे ग्लास बॉटम्स ब्रिज का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो वियतनाम के द्वारा। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है ग्लास बॉटम ब्रिज की? तो इसकी लंबाई है 632 मीटर की। ठीक है, 632 मीटर की लंबाई है इस ग्लास बॉटम ब्रिज की, जिसका अनावरण वियतनाम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साइबर रक्षा समूह नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन सा बना है? कौन सा एशियाई देश इसमें नाटो ग्रुप में शामिल हुआ है? कौन से साइबर डिफेंस ग्रुप में? तो उसका नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुआ है। और अभी हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन से देश के? क्योंकि वो वही देश है जहां पर अभी हाल ही में आर्थिक आपातकाल लगा था। ये वही देश है जो इस समय भुखमरी की कगार पर है। और ये वही देश है जिस समय पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के जो इस समय हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनकी जगह पर नया प्रधानमंत्री कौन बन चुका है? तो उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। अभी तक श्रीलंका में दो भाइयों का शासन था, जिसमें प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे था तो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे था। इस प्रकार से दोनों भाइयों का शासन था श्रीलंका में। और नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। 8 लाख अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है भारत के द्वारा। और विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 नाम की जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? तो सिप्री की रिपोर्ट है। क्योंकि आपकी जो सैन्य व्यय है इसके बारे में जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो सिप्री के द्वारा जारी किया था। विश्व के जितने भी देश हैं कौन कितने अपने सेना पर खर्च करता है, इस सारी चीजों के बारे में, कितने उपकरण कौन से देश के द्वारा खरीदे गए हैं, ये सारी रिपोर्ट सिप्री के द्वारा यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम और पांचवें पर रशिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? रशिया। यहाँ पर अमेरिका है, रशिया 5वें स्थान पर है, ये ध्यान दीजिएगा। और भारत का सैन्य व्यय जो है कितना प्रतिशत है 2021 में? तो टोटल जीडीपी का सैन्य व्यय कितने प्रतिशत है याद रखिएगा। जीडीपी का कितना है? 2.7%। कितना? 2.7% है भारत की टोटल सैन्य खर्च हमारे देश की जीडीपी का। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला अभी हाल ही में कहां पर रखी है? तो इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब नेपाल की यात्रा पर थे तो उन्होंने लुम्बिनी नेपाल में इसका जो है अनावरण किया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय को पोप फ्रांसिस के द्वारा अभी हाल ही में संत घोषित किया गया? किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किया गया है। और ये घोषित किया गया है देवशहायम पिल्लई को। किसको? देवशहायम पिल्लई को घोषित किया गया है। और ये इस उपाधि को प्राप्त करने वाले भारतीय यानी इंडियन लेमैन है। कौन से? तो पहले भारतीय हैं, याद रखिएगा, पहले भारतीय हैं जिनका नाम है देवशहायम पिल्लई। ठीक है, और ये पहले इस उपाधि को प्राप्त करने वाले भारतीय गृहस्थ हैं यानी इंडियन लेमैन है। नेक्स्ट हमारा है, वह देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने, इस क्वेश्चन का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन से देश को निलंबित किया गया है? तो रशिया को। क्यों निलंबित किया गया है? तो उसका रीजन है कि उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है और उसे निलंबित किया जाना ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा
दूसरा देश बन गया है रशिया, जिसको निलंबित किया गया है। इसके पहले किसे किया गया था? तो इसके पहले लीबिया को 2011 में किया जा चुका है, यानी पहला देश लीबिया है, दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो रशिया बन चुका है। और अभी हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कहाँ के हैं? तो यमन के प्रधानमंत्री हैं, यमन के राष्ट्रपति हैं। और भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब 2021 में जीत लिया है? किसने? हैदराबाद और मुंबई ने। और आपको पता है हैदराबाद जो है इसके पहले भी द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है इसके पहले भी, यानी लगातार 2 बार जो है ये खिताब जीत चुका है। कौन? हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। 2020 में पहली बार हैदराबाद इस खिताब को जीत चुका है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नाटो अलायंस के रूप में शामिल किया या घोषित किया है? यानी गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में घोषित किया है, जो नाटो में शामिल नहीं है फिर भी वो अमेरिका का सहयोगी देश है। वो कौन सा बना है? तो उसका नाम है कतर। कतर यानी दोहा, जहां पर फीफा विश्व कप का होने वाला है आयोजन। कौन सा? फीफा विश्व कप का आयोजन। और इसी फीफा विश्व कप का जो है स्पॉन्सर कर रहा है बायजूस, ये भी याद रखिएगा, पहली भारतीय कंपनी बनी है बायजूस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, वह देश जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो किसको? पाकिस्तान को। उसके अलावा तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। उसके अलावा इस बार जो है UAE, इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किसको जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और किस देश को FATF की ग्रे सूची में शामिल करने की घोषणा की गई? तो अभी हमने बताया UAE को। और किस देश को FATF की ग्रे सूची से बाहर किया गया है? तो उसका नाम है जिम्बाब्वे। कहां पर है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, कैपिटल है हरारे। और जिम्बाब्वे को इस सूची से बाहर किया गया है। और FATF की ब्लैक सूची में कौन से देश को शामिल किया गया? ब्लैक सूची में, समझ रहे हैं ना? ब्लैक सूची यानी ऐसा देश जहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है, वो देश है ईरान और उत्तर कोरिया। ईरान और उत्तर कोरिया को ब्लैक सूची में शामिल किया गया। ब्लैक यहां पर सूची में शामिल किया गया इन दोनों देशों को, यानी ये दोनों ऐसे देश बन चुके हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद प्राप्त नहीं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2022 में सिप्री के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 नाम की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 की अवधि में विश्व का सबसे शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा अपने हथियारों का निर्यात किया है, हथियारों को बेचा है? तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा अपने हथियारों को निर्यात किया गया है। और इस अवधि में विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में अमेरिका का हिस्सेदारी, टोटल हिस्सेदारी की 39% है। यानी 100% में से 39% हिस्सेदारी केवल अमेरिका की है, जिसने अपने उपकरणों को सर्वाधिक निर्यात किया है। और इसमें अगर हम बात करें इस पूरे वर्ष के दौरान में, तो 2017 से 21 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है भारत। सबसे बड़ा जो शीर्ष शस्त्र उत्पादक देश बना है भारत। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा खर्च करने वाला, सैन्य व्यय करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है, फिर रशिया, फिर आपका चाइना है, तीसरे स्थान पर भारत है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद है रशिया। और 2021 में 2017 से 21 की अवधि में भारत का विश्व के कुल शस्त्र आयात में कितना प्रतिशत है? यानी भारत ने विश्व के टोटल शस्त्र आयात में से 11% का आयात किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे ज्यादा आपूर्ति जो है रशिया के द्वारा किया गया है। यानी सबसे ज्यादा आयातक देश कौन सा है? तो भारत है। सबसे ज्यादा निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। सबसे ज्यादा भारत ने आयात किससे किया है? तो रशिया से किया है। टोटल भारत का आयात कितना है? तो 11% है। और सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इस आपकी सिप्री की रिपोर्ट से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है 2017 से 21 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है?
तो 23वां स्थान है निर्यातकों की सूची में, यानी बेचने वालों की सूची में, उपकरणों को बेचने वालों में। और भारत के जो शीर्ष 3 शस्त्र जो आयातक देश हैं वो कौन कौन से हैं, यानी भारत का जो शस्त्र है ये सबसे ज्यादा खरीदता कौन कौन है, तो उनमें म्यांमार 50% है, श्रीलंका 25% है, आर्मेनिया 11% है। इन देशों के द्वारा भारत के शस्त्रों का, भारत के उपकरणों का, भारत के हथियारों का आयात किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस देश में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अभी हाल ही में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। कौन से देश के मुख्य न्यायाधीश के प्रति यहाँ पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, तो ये लाया गया है कहाँ पर, नेपाल में। अभी हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री के लिए लाया गया था, तो नेशनल असेंबली वहाँ की भंग हो गई थी, तो पाकिस्तान में लाया गया था, ठीक है। और ये न्यायाधीश के विरुद्ध लाया गया है नेपाल में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम है चौलेंद्र शमशेर राणा। चौलेंद्र शमशेर राणा के खिलाफ लाया गया था यह प्रस्ताव। और किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में यानी सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है। और इस क्वेश्चन के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। इजराइल ने ये अनुमति दी है, नागरिक जो आपके क्षेत्र हैं, नागरिक एयर स्पेस हवाई क्षेत्र में इस आपके ड्रोन के संचालन की अनुमति दी गई है इजराइल के द्वारा। और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन चुका है इजराइल। नेक्स्ट हमारा है 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राज्ञी कौन बन चुकी हैं, जिन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया है। उनका नाम है महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ जो है 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी बन चुकी हैं। और किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ से आप समझ चुके होंगे ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्षेत्र, इसकी रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा किया है। तो कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से ग्रेट बैरियर रीफ के नष्ट होने पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के द्वारा किया गया है वित्तीय पैकेज की घोषणा। नेक्स्ट हमारा है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है प्रशांत महासागर में। कौन से, प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला हमारा पॉइंट है किसे इस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहां पर चुना गया, इसे किस वर्ष को, जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है इसे कौन से वर्ष में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था, तो 1981 में चुना गया था ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है। और किस संस्थान के द्वारा ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स फॉर 2022 द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन शहरों की सूची जारी की गई है, तो ये सूची जारी की गई है ट्रिप एडवाइजर के द्वारा, ठीक है, ट्रिप एडवाइजर के द्वारा, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि लोगों के घूमने के लिए कौन सा देश सबसे बेहतर है। इन अगर बेहतर देशों की सूची की बात करें, इसमें कौन सा शहर लोकप्रिय गंतव्यों में शीर्ष स्थान पर है, पहला है दुबई पहले स्थान पर है। और यहाँ पर इस सूची में हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली ये कौन से स्थान पर है, तो ये 15वें स्थान पर है, दुनिया में 15वें स्थान पर है इस पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में। और नेक्स्ट हमारा है कि नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट, इसका संबंध किससे है, नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, इसका संबंध है यूरोप में एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण से, ठीक है। यूरोप में एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण का उद्देश्य है, यानी इसी से संबंधित है नॉर्ड स्ट्रीम। और आपको तो पता है अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिल के आए हैं, नॉर्डिक देशों के साथ शिखर सम्मेलन करके वापस लौटे हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 किन देशों के बीच में बनाई गई है, तो ये आपका रशिया और जर्मनी के बीच में बनाई गई है, रूस और जर्मनी के बीच में, जिस पर जो है जर्मनी ने रोक भी लगा दिया था जब रशिया ने आक्रमण किया था किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहां से कहां पर स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दिया है। तो ये जो मंजूरी दी गई एक्चुअली जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जिसका नाम क्या है, तो जकार्ता, ये भविष्य में लगभग 2050 के बाद जो है ये समुद्र में डूबने की आशंका है, जिसकी वजह से जकार्ता से कालीमंतम में इसका जो है एक प्रकार से स्थानांतरण किया जाएगा जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है।
और जिसका नाम क्या रखा गया है, जिसका नाम है नुन्स तारा। नुन्स तारा। अभी हाल ही में नेपाल के प्रांत 2 नाम क्या है, प्रोविंस नंबर 2, प्रोविंस 2 का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया है मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश कर दिया गया है। नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदल करके और इसकी कैपिटल बनाई गई है, राजधानी बनाई गई है जनकपुर को। किसको, जनकपुर को इसकी राजधानी बनाई गई है। और किस देश ने अपनी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश किया है, तो पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की गई है। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, तो फिलीपींस के द्वारा जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। और राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने डिस्कस किया था, हमारे देश के उड़ीसा के गंजाम में बाल विवाह को पूरी तरह से मुक्त घोषित किया गया है, उड़ीसा के गंजाम को। ठीक है। और भारत ने किस देश के साथ में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो उसका नाम है पाकिस्तान के साथ में। और नया भूमि सीमा कानून, अभी हाल ही में नया भूमि सीमा कानून कौन से देश के द्वारा लागू किया गया है, तो चाइना के द्वारा लागू किया गया है। ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम में बनने वाले एक एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें किसी भी पॉइंट पर इंपॉर्टेंट लगाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिएगा। किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, ये फिक्स है। और टारगेट आपका है अभी यूपीपीसीएस, जो आपका 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है। हमारा मुख्य टारगेट है आपके एग्जाम में जो 35 से 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहां से आपके इस सेशन से आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चाइना द्वारा इस कानून को कब से लागू किया गया है, तो 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। और किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद यानी काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाल ली है, कौन से देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता संभाली गई है, तो फ्रांस के द्वारा। और फ्रांस में इस समय हेड कौन है, इमैनुअल मैक्रों है, जो वहां पे अभी दोबारा चुनाव हुआ था, इमैनुअल मैक्रों ने वहां पर जीत हासिल की है। और बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया है, विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत किसे घोषित किया गया है, बांग्लादेश की इमारत है, जिसका नाम है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। कौन से, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को घोषित किया गया। ये फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है कहां पर, कौन से देश में है, तो बांग्लादेश में है। यह घोषणा किसके द्वारा की गई है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इस हॉस्पिटल का डिजाइन किसने किया है, तो उनका नाम है वास्तुकार काशिफ चौधरी के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली एक संस्था की स्थापना की है, यानी पाकिस्तान देश में स्थापना की गई है हिंदू मंदिरों के लिए। कई सारे मंदिरों को तोड़फोड़ किया गया है, कई सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है पाकिस्तान में, और इसी वजह से उन मंदिरों के संरक्षण के लिए पाकिस्तान में पहली संस्था की स्थापना की गई है मंदिरों के देखभाल के लिए। और इसका प्रबंधन कौन करेगी, संस्था का नाम क्या है इसके प्रबंधन करने वाली, तो उसका नाम है पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति। ठीक है, पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है, तो इसका घोषणा किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा जाएगा, तो महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखा जाएगा। और चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम स्मारक। पिलर ऑफ सेम स्मारक कहां पर है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम स्मारक कहां पर है, तो ये है हांगकांग में। ये वही जगह है जहां पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में यहाँ पर हजारों लोगों को चाइनीज सैनिकों के द्वारा मारा गया था। याद रखिएगा, हांगकांग विश्वविद्यालय के परिसर में ये प्रतिमा स्थापित की गई है, पिलर ऑफ सेम। कौन सा, पिलर ऑफ सेम स्थापित किया गया है कहां पर, तो हांगकांग यूनिवर्सिटी के परिसर में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जहां पर बीजिंग के तियानमेन जो स्क्वायर है वहां पर हजारों लोगों का नरसंहार किया गया था, जिसके याद में इसको जो है पिलर ऑफ सेम का निर्माण किया गया है। और वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो भारत है। 10 वर्षों के अंतराल के बाद में भारत को फिर से यूएनएससी
यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आतंकरोधी परिषद का जो है एक प्रकार से अध्यक्ष बनाया गया भारत को 10 वर्षों के अंतराल के बाद में। और आतंकवाद रोधी समिति कब गठित की गई है? तो 28 सितंबर 2001 में गठित किया गया है। और कौन से देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय कर लिया है? यानी जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उन सारे संयंत्रों को समाप्त कर देगा। तो किसने ये फैसला किया है? बेल्जियम के द्वारा किया गया है। और UNWTO की महासभा के किस सत्र का आयोजन किया गया है? तो 24वें सत्र का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन जो है कब किया गया है? 24वां जो सत्र है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के बीच में UNWTO की इसका जो है आयोजन किया गया है 24वें सत्र का। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। और इस सत्र में दर्जा प्रदान किया गया किसको? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को दर्जा दिया गया है। और इस 2021 की इस बैठक में कितने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को दर्जा दिया गया है? तो 44 गांव को। कितने? 44 गांव को दर्जा दिया गया है। और इसमें अन्य गांवों को कितने UNWTO उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो टोटल 20 अन्य गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत ने कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित करने के लिए नामित किया था? भारत के द्वारा कितने गांवों को नामित किया गया था? तो 3 गांवों को नामित किया गया था भारत के द्वारा। यहाँ पर 44 गांवों को इसमें दर्जा दिया गया है और 20 अन्य गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मैड्रिड स्पेन में इसकी 24वीं बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये 3 गांव जो भारत के थे वो कौन कौन से थे? तो कोंगथोम मेघालय का है, लतपुरा खास मध्य प्रदेश का है और पोचमपल्ली तेलंगाना। इन तीनों गांवों को इसमें शामिल किया गया था। और भारत के कौन से गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है पोचमपल्ली। कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में ये गांव है, याद रखिएगा, पोचमपल्ली, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में स्थान दिया गया है। ये कहां पर है? तो नालगोंडा तेलंगाना में। और पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पोचमपल्ली को भारत के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का सिल्क शहर यानी सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिल्क साड़ियों को किस अनूठी शैली के द्वारा बुना जाता है? तो यहाँ पर इकत शैली के माध्यम से बुना जाता है सिल्क की साड़ियों पर। और इसे GI टैग कब दिया गया था? सिल्क की साड़ियों के जो यहाँ पर तेलंगाना के इस क्षेत्र में बनाए जाते हैं तो उनको 2004 में GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन से दिया गया था। और पोचमपल्ली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भूदान पोचमपल्ली, क्योंकि यहीं से 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1951 में किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अगला हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगनीज ने, ये आपकी पत्रिका है टाइम मैगनीज, इसके द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनका नाम है एलन मस्क। ये एलन मस्क जो हैं स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, साथ ही साथ टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं, याद रखिएगा। और किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है? कौन से देश के द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा किया है न्यूजीलैंड ने, खुद को पूरी तरह से धूम्रपान से मुक्त बनाने के लिए। कौन सा 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है दुबई। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा 100%। और कौन से यूरोपीय राष्ट्र ने अभी हाल ही में भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी दी है? भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? तो माल्टा के द्वारा। और अभी हाल ही में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है किसके द्वारा? तो अफगानिस्तान के द्वारा, लिख लीजिएगा। ठीक है, किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तबलीगी जमात पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो सऊदी अरब के द्वारा लगाया गया है। तबलीगी जमात, ये वही तबलीगी जमात है जब कोविड के समय में पूरा दुनिया जूझ रही थी, तब ये भारत में कोरोना वायरस को फैलाने में लगे हुए थे। तबलीगी जमात के लोग जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा।
और विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रशंसित पुरुषों एवं महिलाओं की सूची किसने जारी किया है? तो ये जारी की गई है डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शीर्ष 20 प्रशंसित पुरुषों की सूची में भारतीय कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 8वें स्थान पर हैं नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर 12वें स्थान पर हैं, शाहरुख खान 14वें स्थान पर हैं, अमिताभ बच्चन 15वें पर हैं और विराट कोहली 18वें स्थान पर इस प्रशंसित सूचकों इस पुरुषों की सूची में टॉप 20 में शामिल हैं। और शीर्ष 20 प्रशंसित महिलाओं की सूची में कौन कौन भारतीय हैं? तो प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पर हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन 13वें पर हैं, सुधा मूर्ति 14वें स्थान पर है। इस प्रकार से टॉप 20 में 3 भारतीय महिलाओं ने स्थान हासिल किया है और पुरुषों में 5 पुरुषों ने स्थान हासिल किया है। एक प्रकार से टोटल 20 लोगों में। और अभी हाल ही में टाइफून एक आया था जिसका नाम है राय। राय नाम के एक टाइफून से प्रभावित देश कौन सा है? तो उसमें माइक्रोनेशिया प्रभावित हुआ था, पलाऊ है, फिलीपींस है, उसके अलावा वियतनाम, दक्षिण चाइना, हांगकांग और मकाऊ, ये सारे देश इससे प्रभावित हुए थे। ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका टाइफून राय है ये कहाँ पर उठा होगा? तो ये आपका लगभग जो दक्षिणी चीन सागर है उसी के आसपास उठा हुआ है ये टाइफून राय। नेक्स्ट हमारा है कि साफिर सिम्पसन स्केल पर टाइफून राय की श्रेणी क्या है? तो इसकी 5वीं श्रेणी है इसकी स्केल पर। और किस क्षेत्र के मतदाताओं ने, अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र के मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है? यानी कौन से देश में, अभी एक नए राष्ट्र की मांग की जा रही थी लेकिन वहां के मतदाताओं ने न्यू कैलेडोनिया की जनता ने फ्रांस के साथ बने रहने का यहाँ पर इस जो चुनाव हुआ था उसमें एक प्रकार से समर्थन दिया है, मतदान किया है, क्योंकि जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस का उपनिवेश है और यहाँ पर एक उग्रवादी गुट था जो इससे स्वतंत्र कराने में जुटा हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में हुए मतदान के आधार पर न्यू जो आपका कैलेडोनिया है यहाँ के नागरिकों ने फ्रांस के साथ में रहने पर मतदान किया है। फ्रांस ने किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी है? तो नोमिया समझौते के तहत जो 1998 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कौन से संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किया गया था, याद रखिएगा। ISA इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी कहां पर है? तो भारत में है। और अभी हाल ही में किस देश में स्थित शेमरू नाम के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? शेमरू नाम के एक ज्वालामुखी में विस्फोट कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में। और ये जो आपका शेमरू नाम का जो द्वीप है ये कहां पर है? कौन ज्वालामुखी पर्वत, तो ये कौन से द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। जावा द्वीप पर स्थित है, इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है और इसी में विस्फोट अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस देश ने दर्द रहित मृत्यु के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है? ठीक है, दर्द रहित मृत्यु के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है कौन से देश ने? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है। स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है दर्द रहित इच्छा मृत्यु को मंजूरी। और इस उपकरण को क्या नाम दिया गया है जिससे दर्द रहित मृत्यु दी जाएगी? तो उसका नाम है सार्को। नाम क्या है? तो उसका नाम है सार्को। और भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं? यूनेस्को के द्वारा जो घोषित की जाती हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की, उनमें से भारत में कितनी है? तो टोटल 14 है। और अभी हाल ही में भारत में पश्चिम बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा को भी इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका है दुर्गा पूजा। कहां पर आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्य किस चक्रवात से प्रभावित रहे हैं? तो ये चक्रवात जो है उसका नाम है जवाद। जवाद चक्रवात से प्रभावित रहे हैं जिसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। और वर्ष 2021 में पूर्वी हिंद महासागर पर आने वाले प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं? तो
तो पहले था मई में आपका यास चक्रवात आया था, सितंबर में गुलाब चक्रवात आया था, और ये जवाद आपका दिसंबर में। ठीक है, जवाद जो है जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। गुलाब का नामकरण तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा किया है, तो अभी हमने डिस्कस भी किया था फिलीपींस के बारे में। और इसके बाद ये जो बाल विवाह को समाप्त करने का पूरी तरह से घोषणा किया है दक्षिणी सूडान के द्वारा, जो अफ्रीका का एक देश है दक्षिणी सूडान। और भारत में ओडिशा का गंजाम बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। इसने कौन से वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा किया है, तो वर्ष 2030 तक इसने घोषणा किया है कि बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस पत्रिका, ये एक प्रकार से क्या है, एक पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU है, और इसके द्वारा कौन सी सूची जारी की जाती है, तो इसके द्वारा विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की जाती है इस आपके इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से। यह सूची किस रिपोर्ट के अंतर्गत आती है, तो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार। यानी इसके अंतर्गत जो सूची जारी की जाती है, यह सूची बताती है कि कौन से शहर में रहने के लिए कितना खर्च आपको लगाना पड़ेगा, दुनिया का कौन सा शहर सबसे महंगा है रहने के लिए, कौन सा सबसे सस्ता शहर है। ठीक है, इस सूची में कौन सा शहर जो है सबसे शीर्ष स्थान पर है, तो इजराइल का जो तेल अवीव है ये सबसे पहले स्थान पर है, पेरिस फ्रांस का दूसरे स्थान पर है, और सिंगापुर ये तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, संयुक्त रूप से पेरिस और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। और इस सूची में भारत के कौन से शहर को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है, तो उसमें अहमदाबाद शामिल है, अहमदाबाद इसमें शामिल है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह देश जो क्वीन एलिजाबेथ II के शासन समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र देश बन चुका है। अभी हाल ही में अफ्रीका का एक देश है जिस पूरी तरह से इस समय गणतंत्र बन चुका है, जिसका नाम क्या है, बारबाडोस। क्या नाम है, बारबाडोस, जहां पर अब नया जो है इस समय इसका खुद के देश का शासन चलने लगा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का एक उपनिवेश के रूप में कार्य कर रहा था बारबाडोस। और बारबाडोस में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, तो उनका नाम है सेंड्रा मेशन बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत का समर्थन करते हुए लगभग 1.2 अरब यूरो की सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम है जर्मनी। और अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस की, जर्मनी की, स्वीडन की यात्रा की थी, और स्वीडन की यात्रा के दौरान उन्होंने नॉर्डिक देशों से भी मुलाकात किया था, याद रखिएगा। और ये जर्मनी के द्वारा भारत का समर्थन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए 1.2 अरब यूरो का सहायता प्रदान किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 3 देशों को अल्प विकसित यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी से विकासशील देशों के वर्ग में शामिल करने हेतु एक संकल्प को आज्ञाकृत किया है, तो उसका नाम है बांग्लादेश, नेपाल और लाओस। ये 3 ऐसे देश हैं जिनको अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन तीनों देशों का विकासशील देशों के वर्ग में शामिल होना कब प्रस्तावित किया गया है, तो 2026 प्रस्तावित किया गया है इनका विकासशील देशों में शामिल होना। और वे देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अल्प विकसित देशों का दर्जा प्रत्येक 3 वर्षों में निम्नलिखित किन आधारों पर संशोधित किया जाता है, तो इसमें आधार कौन कौन से हैं। पहला है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। ठीक है, यानी पहला जो पॉइंट है इसमें कि 3 जो आपके किन आधारों पर संशोधित किया जाता है, तो पहला क्या है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल जो आपका आय है उसके आधार पर। दूसरा है ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स के आधार पर। उसके अलावा तीसरा जो है आर्थिक एवं पर्यावरणीय शुभेद्यता सूचकांक के आधार पर इसको जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है। कौन से देश के साथ में भारत ने कोविड टीकाकरण के एक प्रकार से प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है, तो उसका नाम है नेपाल। नेपाल के साथ में यह समझौता किया गया है। और
वह देश कौन सा है जिसने आम जनता के लेदर कोट पहनने एवं उसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है? लेदर कोट पहनने और उसकी बिक्री पर रोक किसने लगा दिया है? तो ये रोक लगाया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। और आपको हमने भी बताया था उत्तर कोरिया को ही किस में शामिल किया गया है? FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, FATF की यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। और वह देश जिसने फ्यूचर सोल्जर सैन्य आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत किया है, तो वो देश कौन सा है? तो उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा 500 से ज्यादा क्वेश्चन को अपने इस सेशन में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे 500 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन टारगेट है आपका 12 जून को एग्जाम होने वाला यूपी पीसीएस का। ठीक है, यूपी पीसीएस में आने वाले करंट अफेयर के 35 से 40 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन की संभावना है कि आपके इसी सेशन से आने वाला है, याद रखिएगा। और एग्जाम में बैठने से पहले एक बार पूरा सेशन रिवाइज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने वाला एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। उसका नाम, ये कौन सी मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो इजरायली संसद के द्वारा। इजरायली संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। ज्यादातर कितना? 8 वर्षों तक। यहां पर ये बात आप अमेरिका के पक्ष में भी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति जो है बनता वो केवल 2 बार के लिए राष्ट्रपति ही वहां पर निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह देश जिसने मादक द्रव्यों की तस्करी के चलते हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। यानी कौन से देश में तस्करी के चलते वहां पर हिंसक अपराध के कारण वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में घोषणा किया गया है। और वह कौन सा देश है जहां पर पुरातत्वविदों को 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? 4500 वर्ष पुराना, यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं उस समय हमारे देश में कौन सा टाइम था? तो उस समय हमारे देश में चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम, और यही मिस्र से, इजिप्ट से प्राप्त हुआ है ये सूर्य मंदिर। और स्टॉप सोरोस, कौन सा? स्टॉप सोरोस नाम का एक कानून जो है कहां पारित किया गया है? कौन से देश में? कौन से देश में पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है हंगरी में। वह देश कौन सा है जिसने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है? तो विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को जिसने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सऊदी अरब। नेक्स्ट हमारा है नेवाडो डेल रुइज। कौन सा? नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी। ये अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। कहां पर है ये? तो ये इसका जो ये नेवाडो डेल जो आपका ज्वालामुखी है ये है कोलंबिया में। कोलंबिया यानी ये है, कोलंबिया कहां पर है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में एक देश है कोलंबिया। और अभी इसके पहले हमने सेमरू ज्वालामुखी है इसके बारे में डिस्कस किया है, जो कहां पर है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वह देश जिसके साथ मिलकर भारत ने सौर ऊर्जा ग्रिड अंतरराष्ट्रीय फ्रेम नेटवर्क को लॉन्च किया है। सौर ऊर्जा ग्रिड अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तो किसके द्वारा? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के सौर ऊर्जा ग्रिड अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को लॉन्च किया है। और वह भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को यहां पर क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया किसको? तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर की कैपिटल को शामिल किया गया है। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के किसी स्थल को इस तरह से यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। और श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो शिल्प और कला क्षेत्र में। कौन से? शिल्प और कला क्षेत्र में श्रीनगर को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगला, विश्व भर में कितने नए शहर अपनी संस्कृति और रचनात्मकता के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए हैं। यानी श्रीनगर के साथ साथ अन्य कितने शहर पूरी दुनिया से इसमें शामिल हुए हैं? तो 49 जिनको यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। और ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो है इनमें कौन कौन से क्षेत्र के आधार पर शामिल किया जाता है? तो इसमें लोक कला के आधार पर, मीडिया के आधार पर, फिल्म, साहित्य, डिजाइन,
पाक कला और मीडिया कला के आधार पर इनको शामिल किया जाता है। और 2015 में यूनेस्को ने जयपुर को किस श्रेणी के तहत मान्यता दिया था? शिल्प और लोक कला के शहर के लिए। 2015 में यूनेस्को ने वाराणसी और चेन्नई को किस श्रेणी के तहत नामित किया था? तो संगीत के रचनात्मक शहरों के लिए इसको नामित किया गया था, वाराणसी और चेन्नई को। नेक्स्ट हमारा है, वर्तमान में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के 90 देशों में कितने शहर हैं? टोटल 90 देशों में, 90 देशों के टोटल कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है? तो लगभग 295 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में वह देश कहां से 100 वर्ष की पूर्व काशी के मंदिर से, काशी बनारस के मंदिर से चोरी हुई जो प्रतिमा है, किसकी? मां अन्नपूर्णा की। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा प्राप्त हुई है और कहां से मिली है? तो कनाडा में। ये वही कनाडा है जहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ओंटारियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये काशी वही है जहां पर इस समय भगवान शंकर के काफी सारे साक्ष्य मिलने के यहाँ पर आधार प्राप्त होते हैं। कहां पर प्राप्त होते हैं? तो ज्ञानवापी मस्जिद में। इस प्रकार से कई सारे साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि मिस्र में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सूर्य मंदिर के, 4500 वर्ष पूर्व मंदिर के। उसके अलावा कनाडा में ये आपके मूर्ति मिली है जो आपके कहाँ की मूर्ति संबंधित है? तो काशी से संबंधित है, 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा। और अगला हमारा है, जीरो वायरस पॉलिसी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है चाइना, जिसने जीरो वायरस पॉलिसी को लागू किया है। और सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये आपका सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक को जारी किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है, वह अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी किया है, तो ये मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी किया गया है। 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता फिर से कौन बन चुके हैं? तो कौन है और कैसे हो सकता है कोई, जब हमारे देश में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे आगे होंगे भारत वाले, इंडिया वाले, याद रखिएगा। चाहे जितना जोड़ लगा ले दुनिया, लेकिन हमेशा भारतीय सबसे आगे रहेंगे, वो चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। इन्होंने 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ में विश्व के लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वह देश जिसकी संसद में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने हेतु दिवाली दिवस अधिनियम पेश किया गया है, यानी अब दिवाली पर वहां ऑफिशियल छुट्टी रहेगी। कहां पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में दिवाली पर अवकाश घोषित किया गया है पूर्ण रूप से। और वह देश जहां पर वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर वेबसाइट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो हमारे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 में, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा। आपको जितने भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन की डिटेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर दृष्टि करंट अफेयर सेशन। ठीक है, अपने दृष्टि की क्लासेस में हम लोग इसके पहले ये सारे पॉइंट के डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप सारी चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि का वो सेशन जरूर देखिएगा, जिनमें आपको 8 अलग अलग लेक्चर के माध्यम से सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, जहां पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विधिक, खेल, सारी चीजों को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो डेविड कार्ड जो कनाडा और अमेरिका के हैं। दूसरा है जोशुआ डुएंग्रिस्ट जो इजराइल से हैं, अमेरिकी है, इस समय उनके पास नागरिकता है। और गुइडो डब्ल्यू एम्बल्सन जो नीदरलैंड के हैं, लेकिन वो इस समय नीदरलैंड मूल के हैं, लेकिन हैं कहां पर? अमेरिका में। और इसके अलावा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा डेविड कार्ड को प्राप्त होगा। क्योंकि डेविड कार्ड क्यों प्राप्त होगा? तो श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए उनको आधा हिस्सा दिया जाएगा और शेष बचा हुआ जो आधा हिस्सा है वो अन्य 2 लोगों में विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के तहत कुल पुरस्कार राशि का शेष आधा भाग जो है संयुक्त रूप से जोशुआ डुएंग्रिस्ट तथा गुइडो एम्बल्सन के बीच में प्रदान किया जाएगा। क्या उसका रीजन है, यानी किस कारण से उनको यह अवार्ड दिया गया था? तो
कैजुअल रिलेशनशिप के विश्लेषण में उनके प्रणालीगत मेथडोलॉजी को एक प्रकार से योगदान के लिए उन्हें ये नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल की बात करें तो ये भी किसके द्वारा दिया गया? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है, स्वीडन के द्वारा। ठीक है, किसे मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार? तो डेविड जूलियस अमेरिका के हैं, आडम पटपोटियन ये लेबनान में अमेरिकी व्यक्ति हैं, लेबनान में जन्म हुआ था लेकिन इस समय कहां पर हैं? तो अमेरिकी हैं। ठीक है, तो आडम पटपोटियम और डेविड जूलियस को मिला है यहां पर चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 जो प्रदान किया गया है, ये क्यों दिया गया है? तो इसे तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों के खोज के लिए दिया गया है। और डेविड जूलियस और आडम पटपोटियन का कार्य किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो सोमैटो सेंसेशन पर ये इनका कार्य जो है आधारित था। नेक्स्ट हमारा है, डेविड जूलियस ने त्वचा को ताप के प्रति प्रतिक्रिया में सक्षम बनाने वाले तंत्रिका संवेदकों की पहचान हेतु मिर्च में उपस्थित जिस तीक्ष्ण यौगिक का प्रयोग किया है उसका नाम क्या है? जो मिर्च में प्रयोग किया गया जो तीक्ष्ण यौगिक है तो उसका नाम क्या है? कैप्सेसिन। क्या नाम है? कैप्सेसिन का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? तो डेविड जूलियस के द्वारा इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, डेविड जूलियस ने कैप्सेसिन के प्रयोग के द्वारा त्वचा को दर्द पहुंचाने वाले ताप के प्रति संवेदनशील जिस ग्राही की खोज की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है TRPV1। जितने भी आपके नोबेल पुरस्कार हैं उन सारे नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोगों ने अपने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य दृष्टि के सेशन में डिटेल के साथ डिस्कस किया है, याद रखिएगा। तो आप जाकर के वहां पर सारी चीजों की डिटेल भी दे सकते हैं। और डेविड जूलियस एवं आडम पटपोटियन के मेथॉल नामक रासायनिक पदार्थ के प्रयोग के द्वारा कोल्ड के प्रति संवेदनशील जिस ग्राही यानी रिसेप्टर की खोज की गई उसका नाम क्या है? TRPM8 इसका नाम है। अगला हमारा है, यांत्रिक उद्दीपन या उत्तेजना के प्रति संवेदनशील वह दो जो रिसेप्टर हैं जिनकी खोज आडम पटपोटियम के द्वारा किया गया उसका नाम क्या है? तो PIEZ01 तथा PIEZ02 इसकी खोज की गई है। और स्पर्श यानी टच का अनुभव करने हेतु जो आवश्यक ग्राही है उसका नाम क्या है? तो PIEZ02 इसका जो है इसका नाम है, याद रखिएगा। ये भी PIEZ01 है। ठीक है, और ये आपका स्पर्श को जो है अनुभव करने के लिए जो PIEZ02 का जो है इसका आविष्कार किया गया है, इसकी खोज की गई है। और शारीरिक स्थिति एवं गति का अनुभव करने के लिए अति महत्वपूर्ण क्रिया जिसे प्रोप्रियोसेप्शन के नाम से जाना जाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है? तो PIEZ02 जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपके PIEZ01 और O2 हैं दोनों में आयन चैनल इन महत्वपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी विनियमित कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो उसमें रक्तचाप को, श्वसन को, मूत्राशय नियंत्रण को इत्यादि क्रियाओं को भी विनियमित कर सकते हैं ये दोनों आपके आयन चैनल। नेक्स्ट हमारा है नोबेल शांति पुरस्कार। यहाँ पर दो अभी हमने डिस्कस किया, पहला आपका था अर्थशास्त्र, दूसरा हमने डिस्कस किया चिकित्सा का, तीसरा है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा किया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो मारिया रेशा फिलीपींस की हैं और दमित्री मुराटोव रशिया की हैं। ये वही दमित्री मुराटोव हैं जिन्होंने रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण अपनी धनराशि जो उन्हें नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुई थी उसे यूक्रेन के पीड़ितों के लिए उन्होंने दान कर दिया है। ठीक है, मारिया रेशा एवं दमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और उनके प्रयासों हेतु। यहाँ पर मारिया रेशा के द्वारा 2012 में एक खोजी पत्रकारिता हेतु सह संस्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी स्थापित की गई थी जिसका नाम है रैपलर, और स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र जिसकी स्थापना संयुक्त रूप से 1993 में दमित्री मुराटोव के द्वारा किया गया था तो उसका नाम है नोवाया गजेटा। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि मारिया रेशा के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी और नोवा यहाँ पर जो रूसी पत्रिका है उसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। अगला हमारा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो दिया गया है द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है जो कहाँ पे हैं? तो ये तंजानियाई मूल के हैं लेकिन इस समय नागरिकता इनकी इंग्लैंड की है। और अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार
क्यों दिया गया है? तो उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण के कारण उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया, जो तंजानियाई मूल के हैं और इस समय नागरिकता कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट हमारा है अगला, हम बात करें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। कौन सा? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021। रसायन विज्ञान में अगर बात करें तो इसमें जो पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है बेंजामिन लिस्ट को, जो जर्मनी के हैं, और डेविड मैकमिलन, जो एक प्रकार से ब्रिटिश अमेरिकी हैं, डेविड मैकमिलन। इन दोनों लोगों को दिया गया है रसायन विज्ञान का। इसमें अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान में आणविक निर्माण का एक नया सरल, आणविक विज्ञान का एक नया सरल एवं सटीक साधन जिसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, तो उसका नाम क्या है? तो अशमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए जो है ये आपका अवार्ड दिया गया है आणविक निर्माण के लिए। ठीक है, यानी एक प्रकार से आणविक निर्माण के लिए किसके लिए दिया गया है? तो अशमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए दिया गया है। और बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक यानी कैटालिसिस, असमित ऑर्गेनो कैटालिसिस का विकास किया था 2002 में, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और इनमें से लंबे समय तक अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिक रूप से जिन दो प्रकार के उत्प्रेरकों का उपलब्धता का दावा कर रहे थे वो कौन कौन से हैं? तो वे हैं मेटल्स और एंजाइम्स। ये दो प्रकार के कैटलिस्ट हैं जिनका जो है एक प्रकार से अनुसंधान में दावा किया जा रहा था। और अशमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास से रसायन को हरित बनाने के साथ साथ क्रांति आएगी। किस क्षेत्र में? तो फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में ये क्रांति आनी है और इसीलिए इन दोनों लोगों को जो है ये आपका पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021। भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी दिया गया है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा। और ये जो नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो शुक्रो मनाबे जापान से, उसके अलावा क्लास हैसलमैन जर्मनी के हैं, जॉर्जियो पेरिसी जो हैं इटली के हैं। इन तीन लोगों को दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? तो जटिल भौगोलिक प्रणालियों को समझने में उनके उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इन तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का जो आधा हिस्सा है वो शुक्रो मनाबे को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान तथा उनकी परिवर्तनशीलता के मापन के लिए। उसके अलावा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का जो शेष बचा हुआ आधा हिस्सा है वो जॉर्जियो पेरिसो को दिया जाएगा। परमाणु से ग्रही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की पारस्परिक क्रिया की खोज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, पारस्परिक क्रिया की खोज के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर डाइचे बाह ने, नेक्स्ट पॉइंट है डाइचे बाह ने सीमेंस मोबिलिटी के साथ में साझेदारी में किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन को विकसित किया है? चालक रहित ट्रेन, आपको पता है टेस्ला ने कार विकसित की थी चालक रहित, और यहाँ पर विश्व की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। और इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया है। और पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश कौन सा है? तो इसमें अफगानिस्तान जो है पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश बना हुआ है। ज़्यादातर जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं उनमें अफगानिस्तान लगभग हर लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है वह देश कौन सा है जिसने $233 मिलियन का कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित किया है? कुनमिंग जैव विविधता कोष चाइना के द्वारा स्थापित किया गया है। और आपको पता है जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और वह संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑन नोवेल
पैथोजेंस का गठन किया है? तो ये गठन किया गया है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और स्वच्छ स्वस्थ सतत पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी बन गई है? तो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये संस्था बन चुकी है। किसको मान्यता देने वाली? स्वच्छ स्वस्थ सतत पर्यावरण को मान्यता देने वाली। नेक्स्ट हमारा है पामेला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सा? पामेला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित देश कौन सा हुआ था? तो इससे प्रभावित जो देश था उसका नाम है मैक्सिको। और वह संगठन कौन सा है जिसकी सदस्यता भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहण किया है? तो वो जो संगठन है उसका नाम है प्रकृति और मानव के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, यानी हाई एम्बिशन कॉलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। और यह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने इस संगठन की सदस्यता ग्रहण किया है, तो उसका नाम भी भारत है। यानी भारत पहली बार जो है इस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है, इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा सबसे पहली बार इसकी सदस्यता ग्रहण की गई है। और वैश्विक बाल स्थिति रिपोर्ट, कौन सा? वैश्विक बाल स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाली पहली संस्था कौन सी बनी है? ये संस्था कौन सी बनी है जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी करती है? तो उसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ एक प्रकार से बच्चों के नियंत्रण या उनके देखरेख का काम करती है। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। और भारत के लिए 2021 में स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास किसने लॉन्च किया है? नो टीचर नो क्लास ये जो एजुकेशन रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में है। और अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची है। किसके द्वारा? तो टाइम 100 वो सूची है जिसमें 100 विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की जाती है टाइम मैगजीन के द्वारा, जिसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और अदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। इन 3 लोगों को इस सूची में टाइम 100 के मैगजीन में शामिल किया गया है। और वह 3 देश जिनके मध्य वर्ष 2051 में वह 3 देश जिनके मध्य वर्ष 1951 में अंजस नामक की संधि हुई है। कौन कौन से 3 देश हैं? तो उन 3 देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये आपके तीनों देशों के बीच में संधि हुई थी 1951 में। और ये त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकस, कौन सा है? ऑकस, ठीक है, शुरू करने की घोषणा, ये आपका अंजस नाम की संधि हुई है। और ऑकस नाम की साझेदारी शुरू करने की घोषणा करने वाले 3 देश कौन से बने हैं? तो वही आपके ऑस्ट्रेलिया हैं, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपकी यहाँ पर जो आपका यूनाइटेड किंगडम है उसकी जगह पर न्यूजीलैंड है और सेम देश वही हैं दोनों। और वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की गई है। किसके द्वारा? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, डा के द्वारा। किसके द्वारा? डा के द्वारा जारी किया गया, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और इसमें टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्थानों में टोटल 71 भारतीय संस्थान, इसमें 71 भारतीय संस्थान इसमें शामिल हैं। और इस रैंकिंग में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, यूनाइटेड किंगडम का है। और भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा बना है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को। और इस सूची में हुरून ग्लोबल 500 सूची, अगली हमारी सूची कौन सी है? हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार दिल्ली की सर्वाधिक मूल्यवान, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। ये जो आपकी हुरून ग्लोबल 500 सूची है इसके अंतर्गत दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों को यहाँ पर रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें सबसे इस समय सर्वाधिक मूल्यवान जो ब्रांड बन गई है उसका नाम क्या है? एप्पल। कहाँ की है? तो अमेरिका की कंपनी है। उसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी जो इस समय वैल्यू है
उसका टोटल वैल्यू कितनी है? लगभग 188 बिलियन डॉलर, 188 बिलियन डॉलर इसकी टोटल वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्री की। और अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वह पहली संधि जिसे सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वो कौन सा है? तो उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सार्वभौमिक अनुसमर्थन का मतलब होता है कि जितने भी देश उसमें शामिल हैं उन सारे देशों ने एक स्वर से उसका समर्थन किया था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? 1989 में। किसके लिए? तो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर, यानी एक प्रकार से ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया था 1989 में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल था जिसमें सारे देशों ने समर्थन किया था, इसीलिए इसको सार्वभौमिक अनुसमर्थन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नवीनतम संशोधन किया गया है जिसको हम कहते हैं किगाली संशोधन। किगाली में जो बैठक हुई थी रवांडा में, वहीं पर संशोधन किया गया, जिसके कारण इसका नाम रखा गया, क्या इसका नाम है? किगाली संशोधन। और ये किगाली है कहां पर? तो रवांडा में ये आपका संशोधन अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किगाली संशोधन का उद्देश्य विश्व में इस रसायन के उत्पादन एवं उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना है। कौन से रसायन के? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कौन सा? हाइड्रो HFCs के जो है ये एक प्रकार से ओजोन के लिए काफी खतरनाक गैस है, जिसकी वजह से इसके कम करने के लिए ये आपका किगाली संशोधन किया गया है। और किगाली संशोधन कब से प्रभावी है? तो 1 जनवरी 2019 से। भारत के द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो 18 अगस्त 2021 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। और तभी से ये चर्चा में है हमारे देश में और हमारे एग्जाम के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किन दो संगठनों के बीच में, कौन से दो संगठनों के बीच में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, नाम से आपको लग रहा होगा भारत की कोई परियोजना है, लेकिन ये एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो ये जो परियोजना है सतलज जल विद्युत निगम भारत और नेपाल निवेश बोर्ड नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई है, यानी एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय समझौता हो गया है जिसका नाम है अरुण जल विद्युत परियोजना। ये जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है ये है कहां पर? तो शंखुआ सभा एवं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल में स्थित है। और ये परियोजना की क्षमता कितनी है? तो लगभग 679 जो है इसका मेगावाट जो है इसकी क्षमता है, याद रखिएगा 679 मेगावाट, 679 मेगावाट। नेक्स्ट हमारा है कि कार्यस्थल में जातिगत एवं नस्लीय न्याय की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध संगठनों का गठबंधन जिसे आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा है? तो पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव, ये आपका लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में कौन शामिल हो गया है? तो उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। विप्रो जो है इसमें शामिल हो चुका है इस पहल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करने का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच कौन सा है? तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। और ये जो 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है इसका मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया गया है? 12वीं इसका सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये किसने किया है, किसने मेजबानी की है? तो चिली के द्वारा किया गया है। और 17 से 18 अप्रैल 2013 के मध्य चौथी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो भारत में, नई दिल्ली में। भारत में 2013 में इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में भारत सहित कितने सदस्यों की संख्या है इस एनर्जी मिनिस्ट्रियल में? तो टोटल 29 इसमें सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। भारत सहित इसमें टोटल 29 सदस्य हैं इस क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में। नेक्स्ट हमारा है, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 12 के दौरान भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में सरकारों एवं संगठनों के गठबंधन द्वारा जो पहल लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है? IDDI। कौन सा? इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त नेतृत्व के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा समन्वित IDDI पहल में भारत और यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त और कौन से सदस्य देश शामिल थे? तो इसमें जर्मनी शामिल था।
कनाडा शामिल था और यूएई, ये 3 अन्य देश भी इसमें शामिल थे। और आईडीडीआई पहल के तहत इन आवश्यक पदार्थों के निम्न कार्बन संस्करणों की खरीद हेतु न्यूनतम 10 देशों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। कौन से पदार्थों के लिए? तो स्टील और सीमेंट के लिए। स्टील और सीमेंट पदार्थों के एक प्रकार से निम्न कार्बन संस्करणों की खरीद के लिए ये आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लीन एनर्जी मिशन 12 के दौरान लॉन्च अन्य प्रमुख पहल कौन कौन सी हैं? तो ग्लोबल हाइड्रोजन पार्ट्स कोलिएशन, एम्पावरिंग पीपल इनिशिएटिव, बायो फ्यूचर कैंपेन, ये 3 अन्य प्रमुख पहल को लॉन्च किया गया है इस आपके क्लीन एनर्जी मिशन 12 में। और बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन कौन से हैं? बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता में कौन कौन है? तो अमेरिका है, ब्राजील है, कनाडा है, भारत है और साथ ही साथ नीदरलैंड इसमें शामिल है। ये सारे देश इसमें शामिल हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट देश हैं जिनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा CDRI, कौन सा? CDRI का मतलब होता है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, का मतलब है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। ठीक है, और ये CDRI की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, जिसके 2 नए सदस्य देश बन चुके हैं। 5 अगस्त 2021 को 2 नए सदस्य बने हैं। कौन कौन है? तो बांग्लादेश एवं कनाडा नया सदस्य देश है। और मार्च 2022 में इसका अंतिम नया सदस्य देश कौन सा है? तो इसमें अंतिम नया सदस्य देश जो है उसका नाम है मेडागास्कर। कौन सा अंतिम नया सदस्य देश कौन सा है? तो मेडागास्कर है। उसके पहले 5 अगस्त 2021 में बांग्लादेश और कनाडा इसमें शामिल हो चुके थे। CDRI का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? 10 मई 2022 को तो दक्षिण सूडान बना है। CDRI के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 31 हो चुकी है। और CDRI का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। CDRI का सचिवालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स के रूप में घोषित किया है। कब को? तो 2023 को। ठीक है, 2023 को घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। और 2023 को अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो भारत के द्वारा दिया गया था। यहां पर आप देखेंगे CDRI का जो अंतिम यानी 31वां देश है वो दक्षिणी सूडान है। उसके पहले जो देश बना था तो उसका नाम है मेडागास्कर, जहां पर जो हमने पॉइंट देखा था इसके पहले का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मार्च में बना था और ये आपका मई में बना है, सबसे लास्ट वाला। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय आपका खाद्यान्न वर्ष में जो आपका 2022 में घोषित किया गया है। तो ऑर्टिजिनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2022 को। उसके अलावा सतत पर्वत विकास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ग्लास वर्ष भी 2022 को घोषित किया गया है। और साथ ही साथ सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी 2022 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को क्या घोषित किया गया है? तो ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। कौन सा? ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2024 को। अगला हमारा पॉइंट है 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बात की जा रही है, जिसके अध्यक्षता भारत के पास है। इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है। किसने? भारत ने, नॉर्वे ने, केन्या ने, मैक्सिको और आयरलैंड ने अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करना शुरुआत कर दिया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वो कौन कौन से हैं? तो उसमें तालिबान प्रतिबंध समिति है, लीबिया प्रतिबंध समिति है और आतंकवाद निरोध समिति है। इन तीनों समितियों का काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो अध्यक्षता है भारत के द्वारा की जाएगी, UNSC की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाएगी।
इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में? तो 15 हैं, जिनमें से 5 जो है स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं जिनका कार्यकाल 2-2 वर्ष के लिए होता रहता है। ठीक है, 5 जो स्थायी हैं वही सदस्य देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के स्थायी मेंबर हैं। उसके अलावा 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? जिसमें 4 जो हैं, सबसे पहले इसमें निर्मला सीतारमण जी हैं जो हमारी वित्त मंत्री हैं, 37वें स्थान पर हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा 52वें स्थान पर हैं। किरण मजुमदार शाह 72वें स्थान पर हैं और फाल्गुनी नायर जो हैं ये 88वें स्थान पर हैं। इस प्रकार से इन भारतीय महिलाओं को इस 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स पत्रिका की सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां तक हमें लगता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सेशन काफी लंबा होता जा रहा है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को इसको पढ़ने में असुविधा ना हो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक में। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आज का सेशन आपका कैसा रहा। जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि ये जो आपका सेशन चल रहा है द पॉइंटर 1 ईयर के एनालिसिस का, याद रखिएगा ये आपके 12 तारीख को होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है आपके। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बचे हुए पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।